चलिए, सो बच्चों विल स्टार्ट। आज अपने को जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। और नए टॉपिक का नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। चलिए बच्चों, so we would start with the new topic. The name of the new topic is CPC 1908। पहले ये जो लॉ है ये अप्लाई होता था सिर्फ और सिर्फ स्टेट पूरे कंट्री में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अभी आप सबको पता है आर्टिकल 370 जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। सो दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आज की तारीख में ये जो लॉ है वो कहां पर अप्लाई होता है, ये लॉ होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। ठीक है, सो बच्चे ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेसिकली अगर आप पिछली बैच का रिकॉर्ड देखें तो मैं हमेशा ये चैप्टर थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाता था। मैं जो पुरानी जो बैचेस थी वहां पे ये टॉपिक को थोड़ा सा लास्ट में कवर करता था। बट मैंने बोला कि नहीं यार, ये टॉपिक को अगर मैंने जल्दी पढ़ाया तो आपको बाकी जगहों पे एडवांटेज होगा। अपने को एसबीसी में फायदा मिलेगा, कंपनी लॉ आप लोग पढ़ रहे हैं आपको उसमें फायदा मिलेगा, आपको एसएलसी में फायदा मिलेगा। रीजन सर क्यों फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको एक चीज तो पता है, हम लोग काफी सारी क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो एनसीएलटी हो, एनसीएलटी हो, सेबी हो, एसएटी हो। कंपटीशन एक्ट में आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी बॉडीज हम देखते हैं, जितनी बॉडीज के बारे में हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी बॉडीज को किसकी पावर होती है, दे ऑल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोड्स। इन सबके पास किसकी पावर होती है बच्चों, सिविल कोड्स की पावर इन सबके पास होती है, राइट। सो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक प्रकार से कानून है। हालांकि इसमें हमने बहुत सारे क्या किए हैं, इसमें हमने चेंजेस किए हैं, ठीक है। बट इसका जो स्वरूप है, इसका जो व्हाट वी कैन से ओरिजिनलिटी है, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया ही है। सो मतलब इसका जो ओरिजिनल, अगर मैं कहूं कि ये आज भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मिलता जुलता है किससे, इंग्लिश लॉ से जो यूके में चलता है ना। इसलिए आपने कई बार देखा होगा ऐसे कई लोग हैं जो ब्रिटिश में जाके क्या करते हैं, लॉ की डिग्री लेके आते हैं, ब्रिटेन से लॉ की डिग्री लेके आते हैं और इंडियन कोर्ट्स में क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि काफी कुछ क्या है बच्चों, काफी कुछ सिमिलर है, ठीक है। नाउ अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब कुल मिला के लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लॉ की क्या होती है बच्चों, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब हम कई बार, जैसे हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, रेमेडियल लॉ, पीनल लॉ, कोडिफाइंग लॉ, ये सुनो। उसी प्रकार से लॉ की दो ब्रांचेस, अलग से अगर हम बात करूं तो लॉ की दो ब्रांचेस और होती हैं। एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ, ये तो हम सबको पता है। ओके, दो ब्रांचेस और होती हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सुनिएगा ध्यान से, लॉ की दो अलग ब्रांचेस और होती हैं। कौन सी बच्चों, एक होता है कौन सा लॉ, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ एंड द अदर इज व्हाट बेटा, द अदर इज प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, चलिए। सो अभी फिलहाल मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, इस चैप्टर का वेटेज लिख लीजिएगा, चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा है एग्जाम के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम से लगभग 10 मार्क के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो जेआईजीएल में अगर बात करें कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ठीक है नाउ, और काफी बेसिक चीजें इस चैप्टर से हमारी क्या होंगी, लॉ के बारे में क्लियर होंगी। सो मैं ये कह रहा था, मैं बता रहा था आपको लॉ के कितने टाइप्स है। तो सबसे तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, रेमेडियल लॉ, पीनल लॉ, दुनिया भर के लॉ के टाइप्स हैं। उसके अलावा भी लॉ के दो टाइप और होते हैं। पहला लॉ होता है कौन सा बच्चों, सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा लॉ जो होता है बच्चों दैट इज प्रोसीजरल लॉ। सो लॉ के टोटल कितने टाइप और हो गए, यहाँ पे मैंने आपको दो ब्रांचेस और बताई। ठीक है, पहला कौन सा लॉ है बच्चों, एक ऐसा लॉ जो क्या है बच्चों, सब्सटेंटिव लॉ। कौन सा लॉ बच्चों, सब्सटेंटिव लॉ। और दूसरा कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ। Now what is substantive law? Substantive ये वर्ड जो डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, so substantive law is a law that deal with substance, a law that deal with what beta,
सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एनी आर्टिकल, एनीथिंग। तो यहां पे सब्सटेंस का मतलब होता है आपके राइट्स और आपके ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो पहला टाइप ऑफ लॉ जो है यहां पे आज की डिस्कशन में जो मैंने पहला टाइप ऑफ लॉ कंसीडर किया है, व्हाट दैट लॉ इज, दैट लॉ इज अ सब्सटैंटिव लॉ। नाउ व्हाट इज दैट सब्सटैंटिव लॉ? एक ऐसा लॉ, एक ऐसा लॉ जो क्या करता है? क्रिएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ट्रांसफर करता है। किसको बच्चों? एक ऐसा लॉ जो क्रिएट करता है, खत्म करता है और एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करता है। क्या क्या? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सो जिस लॉ से आपको कोई राइट मिलता है, जो लॉ आपके ऊपर किसी प्रकार का क्या डालता है? ऑब्लिगेशन डालता है। कोई लॉ आपके राइट को किसी और को ट्रांसफर कर देता है, व्हाट दैट लॉ इज रेफर्ड एज, दैट लॉ इज रेफर्ड एज अ substantive law. Transfer of Property Act, Contract Act, Essential Commodities Act. 90% of the law that you cover, 90% of law जो भी Companies Act, ये सारे कौन से लॉज हैं? कहीं ना कहीं आपका राइट है, यू हैव अ राइट टू क्रिएट अ कंपनी, यू हैव अ राइट टू क्रिएट अ कंपनी। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ? अगला जो डिस्कशन, अच्छा, प्रोसीजरल लॉ को कई लोग एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउ व्हाट इज अ प्रोसीजरल लॉ? सो बच्चों एक चीज याद रखिए, प्रोसीजरल लॉ अगर नहीं होगा, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर चोर ही नहीं होंगे, कौन नहीं होगा? चोर नहीं होंगे, तो पुलिस का कोई काम है? आपको, मैं एक दिन शॉक में पड़ गया जब मुझे ये समझ में आया कि जापान में पुलिस डिपार्टमेंट में, जो उनका पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं? रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों की छटनी की जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। मैं बड़ा टेंशन में आ गया यार, मतलब ये क्या हो रहा है? हमारे इंडिया में तो हम लोग हमेशा रोते रहते हैं, क्या उधर चोरी हो गई, क्यों? क्योंकि पुलिस वालों की कमी है, इधर पुलिस ये नहीं है, इधर ये नहीं है, इधर वो नहीं है। सो वी ऑलवेज क्राई, वी ऑलवेज ब्रैग कि वी डोंट हैव पुलिस एडिक्वेट नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, बिकॉज हमारे यहाँ चोर बहुत ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट वहां पे, और अपन सब भी यहाँ बैठे हैं, भले ही अपन ईमानदारी का नकाब पोष बैठ के, नकाब डाल के बैठे, बट अपन भी चोर है। क्यों? अभी 3-4 दिन पहले मैं और मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बन गया हूँ, अच्छे खासे प्रोफेशन में, तो मेरे अंदर चोर नहीं है। आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई बिलीव। 3 दिन पहले हम लोग डीमार्ट गए सामान खरीदने के लिए, घर के ग्रोसरी को खरीदने के लिए, किराने का सामान खरीदने के लिए, एंड लाइक यू नो, बहुत सब, मेरी वाइफ को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, लाइक हर लड़की की तरह, तो नथिंग अनयूजुअल। सो शी बॉट सो मेनी आर्टिकल्स, शी बॉट दुनिया भर का आर्टिकल शी बॉट, और कुछ 11-12 हजार रुपए का बिल बन गया। मतलब 3 लोगों की फैमिली, या 3.5, अभी तो छोटी बेटी तो बेचारी बहुत छोटी है, सो 3.5 लोगों की फैमिली में, और 3 महीने के लिए 11,000 रुपए का सामान, मतलब मैं, मेरी हालत खराब होगी। मैंने बोला यार कितने दिन का खाना मुझे छोड़ना पड़ेगा ये पैसे को रिकवर करने के लिए। सो मेरी हालत खराब हो गई, और मैंने क्लियरली अपनी वाइफ को बोला कि अब बिलिंग होने के बाद मैंने क्लियरली बोला कि अब 6 महीने तक अगर हम डीमार्ट आए तो मैं डीमार्ट की 6ठी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दूंगा। मैंने बोला ना हो पाएगा। तो शी वाज लाइक ओके ओके, डोंट वरी, अपन ने सब एसेंशियल्स ही खरीदे हैं। ठीक है, 2,000 रुपए के तो डायपर्स ही थे उसमें। एनीवे, लीव इट। सो बच्चों, तो हम बाहर जब आ रहे थे, तो मेरी जो बेटी है निर्विका, जो मेरे ऊपर ही गई है, उसके हाथ में 3 किटकैट थी, और इधर वो डेयरी मिल्क का बड़ा वाला होता है, वो 200 रुपए वाला जो आता है कुछ, तो मैंने तो कभी नहीं खरीदा, लड़कियों को मिलती है बहुत सारी वो। सो वो था, मैंने बोला बेटा ये कहाँ, और हम काफी दूर आ चुके थे डीमार्ट से, वो, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने देखा कि इतना सारा सामान है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाले देखते नहीं होता, तो वी केम आउट,
और फिर देखा मैंने मेरी बेटी के हाथ पे इतना सारा फोन, मैंने बोला, बेटा ये कहां से आया? पापा वहां पे रखा था ना, मैंने उठा लिया। माई वाइफ, अरे बेटा कैसे उठा लिया? दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट पिक इट अप, इसके हमने पैसे नहीं दिए, कैसे उठा लिया आपने? जाओ आप। मैंने रुक, कोई वापस नहीं जाएगा, मैंने भागो यहां से, अपनी कार में जाओ। डायरेक्टली मैं सबसे पहले कार में गया, मैंने उसके हाथ से चॉकलेट छीनी और उसको कार में डाल दी। मैंने चलो यार, 11,000 की शॉपिंग के बदले 400-500 रुपए की चॉकलेट तो फ्री मिल गई। सो बच्चों, मैंने वहां पे मौके का फायदा तो उठा लिया। मतलब आप समझिए कि, मतलब मैं क्या बोलूं बच्चों। फिर शाम को या 1-2 दिन के बाद मुझे दुख हुआ कि यार मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। और फिर मैंने डेयरी मिल्क फ्रिज से निकाली और मैंने भी थोड़ी टेस्ट किया, बहुत टेस्टी है यार, मजा आ रहा है खाने में। सो एनीवे बच्चों, एनीवे सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, आई विल बी कमिंग बैक टू द डिस्कशन अगेन। सो कहने का मतलब ये है कि अपन सब जब तक पकड़ाए ना, तब तक क्या है बच्चों, तब तक कोई चोर नहीं है। पकड़ा गए तो क्या है बच्चों, अपन चोर है। ठीक है। नाम बच्चों, बट मेरी बेटी के ऊपर कितना गलत असर पड़ा होगा। मैंने उसको बोला बेटा नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बड़ा हाथ मारना, ये बहुत छोटा है, नेक्स्ट टाइम अपना स्कोप बढ़ाना, बिकॉज अब तुम एक्सपीरियंस चोर बन चुकी हो, जो कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आती। एक्चुअली वो सिक्योरिटी गार्ड से क्यों नहीं पकड़ी पता है? बिकॉज आपने देखा होगा डीमार्ट के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, व्हाट डू? दे चेक योर बिल। सो मेरा बिल इतना लंबा था, 11-12 हजार रुपए का सामान था, तो इतना लंबा मेरा बिल था। तो व्हाट ही मस्ट हैव थॉट, उसने बोला होगा कि उसके अंदर कहीं ना कहीं, और वो डीमार्ट के जो चेक करने वाले रहते हैं, वो 1000 रुपीज के ऊपर का प्रोडक्ट को अलग से मार्क करते हैं। आप देखना ऐसे ऐसे ऐसे। आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड, परफेक्टली मैरिड। सो तो उसने वो चेक किया होगा, उसने क्या सोचा होगा कि ये सारी चीजें कवर है। और बच्चों, मैंने भी कार में बैठने के बाद सबसे पहले ये चीज चेक किया कि वो कवर्ड है, या अगर वो कवर्ड होता तो निर्विका की मैं उस दिन जान ले लेता कि साला इतनी सारी चॉकलेट्स, बाप तो चॉकलेट खाता नहीं बच्चों, इट्स बीन इयर्स ना मैंने चॉकलेट खाई है। आई एम ऑन डाइट, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट महंगी भी आती है। एनीवे, सो आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। सो एडजेक्ट सब्सटेंटिव लॉ के अंदर तो मैं बोल रहा था कि अगर पुलिस नहीं है, सॉरी अगर चोर नहीं है, तो पुलिस का कोई काम नहीं है। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जो राइट्स, जो ऑब्लिगेशंस लिखे हुए हैं, अगर कोई ऑब्लिगेशन सब्सटेंटिव लॉ में लिखा हुआ है, कोई इंसान उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता। सब्सटेंटिव लॉ, कंपनी लॉ के अंदर मुझे एक राइट है कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं बिजनेस करने के लिए, बट अगर मुझे वो राइट कोई प्रोवाइड नहीं करता, कोई इंसान मेरा वो राइट क्या करता है, छीनता है, तो व्हाट वुड आई डू? मैं क्या करूंगा उस केस में? सो प्रोसीजरल लॉ के अंदर क्या है बच्चों? मोड। मोड मतलब तरीका, देन मेथड, देन प्रोसीजर्स। कहां पे लिखे हैं बच्चों? मोड, मेथड और प्रोसीजर्स कहां पे लिखे हैं? प्रोसीजरल लॉ में लिखे हुए हैं कि अगर सब्सटेंटिव लॉ में लिखे हुए राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन कोई इंसान क्या नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, या फिर उसको राइट्स डिनाई होते हैं, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, ये कहां पे लिखा होता है? यस। अब बच्चों एक और चीज आपको पता है, अब एक लॉ की और दो ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग तरीकों से आप ब्रांचेस देखो तो लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस है। एक है सिविल लॉ, एक सिविल लॉ होता है, और एक कौन सा लॉ होता है? वन इज सिविल लॉ एंड द अदर इज क्रिमिनल लॉ। ठीक है। नाउ तो एक सिविल लॉ है और एक क्रिमिनल लॉ है। लॉ की ये दो ब्रांचेस भी हैं, द वन इज सिविल, द अदर इज क्रिमिनल। नाउ ध्यान देखना। सो बच्चों, सिविल लॉ क्या होता है? सिविल सिविल केसेस कौन से होते हैं बच्चों? जहां पे डैमेज is done to a person, not to society. ठीक है। आपने सुना होगा क्राइम्स आर ऑलवेज अगेंस्ट पब्लिक। क्राइम किसी एक इंसान के अगेंस्ट नहीं होता। अगर मैंने इसका मर्डर किया है तो आप बोलोगे नहीं सर, ये पब्लिक के अगेंस्ट कहां है, वो तो एक ही आदमी के अगेंस्ट मर्डर है, इट शुड बी। तो जो क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन होते हैं, मतलब मैंने जो किया है उसका खामियाजा सिर्फ किसको भुगतना पड़ेगा?
एक ही इंसान को अगर खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा तो वो किसके अंदर आता है? सिविल लॉ के अंदर। एक ही इंसान को। तो सर मैंने तो उठा के आदित्य का मर्डर कर दिया, आप क्या बोलोगे? कि नहीं नहीं सर ये तो सिविल है ना, क्योंकि ये तो किसी एक पर्सन के अगेंस्ट है। बट अगर मुझे सजा नहीं मिली, अगर मुझे रोका नहीं गया, तो क्या पब्लिक का कोई भी इंसान सुरक्षित है? क्राइम्स आर ऑलवेज अगेंस्ट पब्लिक। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सिविल नेचर के क्राइम कौन से होते हैं? तो सिविल नेचर के क्राइम में बेसिकली क्या होता है? डिफेमेशन। अच्छा, क्रिमिनल डिफेमेशन। अच्छा, कई ऐसे अपराध हैं जहां पे आपको चॉइस मिलती है। कई ऐसे अपराध हैं जहां पे आपको क्या मिलती है? चॉइस मिलती है। जैसे कि मैंने तुमसे पैसे लिए और तुम्हारी कोचिंग क्लास खत्म, सिलेबस खत्म नहीं किया, तो तुम्हारे पास चॉइस है क्या? तुम मेरे अगेंस्ट सिविल केस भी फाइल कर सकते हो और तुम मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो। फ्रॉड है, मैंने पैसे लिए और सिलेबस खत्म नहीं किया, तो फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है। तो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से मेरे खिलाफ एक्शन लोगे तो दैट वुड बी अ सिविल केस, यस। और बट ये फ्रॉड आईपीसी में भी डिफाइंड है, इंडियन पीनल कोड में भी डिफाइंड है। तो जब तुम आईपीसी के हिसाब से मेरे खिलाफ एक्शन लोगे तो क्या है ये? दिस बिकम्स क्रिमिनल। सो इट डिपेंड्स अपॉन होम बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन अग्रीव्ड, इट डिपेंड्स अपॉन। लेकिन मेरे फ्रॉड से, अगर मान लीजिए मेरे फ्रॉड से 800-900 लोगों को नुकसान किया है मैंने सिर्फ आदित्य के पैसे खाए हैं, इट कैन बी अ सिविल फ्रॉड। बट मैंने एक साथ 1000 लोगों से फीस ली और उनको पढ़ाई नहीं, नेक्स्ट डे में बैंकॉक चला गया, तो it will be a, because it's against public, it's against large section of public, is that clear? हाँ, anyway, so डिफेमेशन के केस हो गए। अगर आपका झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर है, किसको लेके है? प्रॉपर्टी को लेके है। अगर आपका झगड़ा मेसने प्रॉफिट्स को लेके है, डू यू नो मेसने प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? अगर आपका झगड़ा किसको लेकर है? मेसने प्रॉफिट्स। व्हाट इज मेसने प्रॉफिट्स? मैंने एक बार, मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे पे मैंने क्या खरीदी, एक छोटी सी जमीन खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड मैंने अपने गांव में खरीदी, ठीक है, अराउंड 1 एकड़। कुछ बहुत सस्ती मिल गई थी, 7-8 लाख रुपए में मिल गई थी, तो आई बॉट 1 एकड़ लैंड एंड दैट लैंड वाज बॉट प्योरली विद अ सोशल मोटिव। उस लैंड की कभी मैं आपको फोटो भेजूंगा, अभी तो खैर उसमें कुछ है नहीं, बट डेफिनेटली मैंने उसमें क्या किए, उस 1 एकड़ लैंड में मैंने कुछ 40 आम के पेड़ लगाए, 40 से 45 आम के पेड़ लगाए। बिकॉज मैंने एक क्लास में एक मैं क्लास ले रहा था, मैंने उसमें प्रॉमिस किया था, मैं एनवायरमेंटल लॉस पढ़ा रहा था 2017-18 में, 2018 में शायद, और किसी स्टूडेंट ने बोल दिया था कि सर आप इतना पैसे कमाते हो। मैंने इतने तो नहीं कमाता यार, तो थोड़ा सा, कमाने वाले बहुत हैं, मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ। तो ही वाज लाइक कि सर व्हाट हैव यू डन फॉर द एनवायरनमेंट? तो मुझे इतना गुस्सा आ गया उसकी बात पे, मैंने बोला पक्का मैं कुछ करूंगा। एंड दैट ईयर आई बॉट 1 एकड़ लैंड और उसमें 40-45 आम के पेड़ लगाए, ठीक है। और कभी, अभी तो खैर पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, बट समवेयर इफ आई गो देयर मैं आपको फोटो भेजूंगा जरूर की। सो दैट वाज कि मैं एनवायरमेंटल लॉ पढ़ाता हूं तो मैंने ऐसा किया। तो बच्चों क्या हुआ उस जगह पे, अब जब मैंने वो शुरू शुरू में जब जमीन खरीदी और उसमें पेड़ लगाए, तो उसमें, अब छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा स्टेट है, वहां पे क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग नहीं रहते, इट्स अ बैकवर्ड स्टेट। और बैकवर्ड स्टेट मतलब वहां पे लोग सीधे हैं। और कई बार छत्तीसगढ़ को लोग कंपेयर करते हैं बिहार से, इट्स नॉट लाइक बिहार। मतलब बिहार में जो क्राइम का रेट है वो छत्तीसगढ़ में उसका आधे का आधा भी नहीं है। बिहार इज ऑल्सो अ ग्रेट स्टेट, मैं बिहार की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट जहां पे क्राइम रेट की अगर बात है तो छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे होते हैं, बहुत सीधे, मैं भी हूं इधर। सो और बहुत, मतलब वहां के जो मूल लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं, सो दे आर वेरी गुड पीपल, और क्राइम रेट तो है ही नहीं। तो मेरी भी जमीन ऐसी खुले में घूमती रहती थी, पड़ी रहती थी। लेकिन वहां पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ बच्चों, वहां पे आसपास के जो लोग हैं वहां पे, तो वो क्या करने लगे, रात को आने लगे वहां पे, रात को बैठ के, और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बट रात को बैठ के वहां पे दारू पीने का। और अच्छी जमीन थी, रोड के किनारे में थी, दारू पीने का और वो करने का, वो करने का। मैंने उसके ऊपर फेंसिंग वगैरह नहीं करवाया था। सो बच्चों क्या हुआ, फिर उसमें क्या हुआ, ये चलने लगा, तो किसी ने मुझे बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा, छोड़ दे यार, क्या करने का, अपने को कौन सा रहने का वहां पे। तो बच्चों उसके बाद हद हो गई,
उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी ने बिल्कुल अपना पलंग वहां पे लगा के रख दिया विदाउट अफेक्टिंग द ट्रीज, जो जगह थी पलंग लगा के रख दिया और वहां पे सोने लगा, वो परमानेंटली रहने लगा वहां पे। फिर धीरे से उसने अपना तंबू लगा दिया वहां पे। कैन आई से अनऑथोराइज तरीके से मेरी जमीन को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, हाँ या ना? अब बच्चों मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में क्या डाला, केस डाला। मेरा दोस्त ही है वकील, तो मैंने उसको 500 रुपए दिए, एक उसने पिटीशन डाल दिया कोर्ट में, ठीक है, सिविल। कौन सा था? सिविल। और उससे हमने, वो 1 महीने से वहां रह रहा था, उसका हमारे पास एविडेंस था, हमने फोटो खींचा हुआ था, ठीक है। उससे हमने कुछ 10,000 रुपए मैसने प्रॉफिट मांगा। कौन सा प्रॉफिट मांगा? मैसने प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट मतलब जब आप किसी इंसान की जमीन पे, सुनिएगा ध्यान से, एवरीवन एग्जाम में आ सकता है, जब आप किसी इंसान की जमीन पे उसकी इजाजत के बिना कब्जा कर लेते हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जब आप किसी इंसान की जगह पे कैसे कब्जा कर लेते हैं? उसकी इजाजत के बिना कब्जा कर लेते हैं, तो वो इंसान क्या कर सकता है? कोर्ट से 2 चीजें मांगता है। मैं मतलब मेरी जमीन थी, मैं कोर्ट से 2 चीजें मांगूंगा। पहला, इंजंक्शन। क्या मांगूंगा? इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर मतलब किसको रोका जाए? मुझे रोका जाए या उसे रोका जाए? उसे रोका जाए। किस चीज से रोका जाए? वहां पे कंटिन्यू करने से, वहां का पोजीशन कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाई करने से रोका जाए। पहला मैंने इंजंक्शन मांगा और दूसरा मांगा मैंने मैसने प्रॉफिट्स। मैसने प्रॉफिट्स मतलब जो आप उस जगह पे रुके हुए हो ना, उससे मेरा नुकसान हुआ है और आपका फायदा हुआ है ना, तो मैंने 10,000 रुपए का क्या माना? मैसने प्रॉफिट माना। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे होते हैं। सो जैसे ही मैंने उसको पता चला, उसको कोर्ट का नोटिस किया, समन जाता है। क्या जाता है? समन का मतलब क्या होता है? इनविटेशन, आ जा पापा कोर्ट में, थोड़ा तेरा देखते हैं क्या है। सो वो इतना फट गई ना उस आदमी की, बच्चों, डायरेक्टली उसने क्या किया, उसने मुझे 2,000 रुपए लाके दिया, मतलब जो मेरा लॉयर था उसको 2,000 रुपए लाके दिया, बोले प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मेरे से। एंड मामला हमने तुरंत क्या कर लिया? विड्रॉ। उसके हमने लिखवा के लिया कि ऐसा ऐसा उसने किया, ऐसा ऐसा पूरा लिखवा के लिया, नहीं तो कल की तारीख में फिर से आ जाएगा। तो अब फिर मैंने क्या कर दिया, उस जमीन को क्या कर दिया? फेंसिंग करवा दिया। अभी काफी अच्छा, लाइक लास्ट लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं अपने होम टाउन में था, तो काफी आम के पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए हैं। सो एक बार वो पूरे एकड़ ऑफ लैंड में, और बच्चों मैं उससे धंधा भी करूंगा, डोंट वरी। 45 आम के पेड़ हैं, कम से कम अच्छा टन्स में आम निकलेंगे वहां से। और मैंने अब पता नहीं बच्चों, मैंने यहाँ पे ना जो अल्फांसो आम होता है ना, मैंने उसके बीज लगाए वहां पे। और जबकि अल्फांसो आम सिर्फ वो समुद्र के किनारे होता है ना, मुंबई में ही होता है। लेट्स सी वहां पे कौन से अल्फांसो आते हैं, भगवान वाले का कैसे आम आएंगे। सो मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद जब आप लोग सीएस बन जाएंगे कभी, तो आई थिंक वो एरिया बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आई एम होपिंग कि वो काफी अच्छा हो। लेट्स सी। और फिर इवेंचुअली मैं उसको डोनेट करने वाला हूँ, वो लैंड को, वो जो भी है उसको क्या करने वाला हूँ बच्चों, आई विल डोनेट इट टू सम एनजीओ। इफ आई फाइंड अ गुड एनजीओ, मैं उसको क्या कर दूंगा, वो लैंड और उसके ऊपर जितने भी पेड़ है वो सबको डोनेट कर दूंगा। एनीवे, तो बच्चों कहने का मतलब क्या है? डिड यू अंडरस्टैंड मैसने प्रॉफिट? अब तो एक मिनट, तो ये जो उसने किया था, उस आदमी ने जो किया था, वो मेरे अगेंस्ट था या सोसाइटी के अगेंस्ट था? वो मेरे अगेंस्ट था ना। नहीं सर, वो आपके अगेंस्ट कर सकता है तो हमारे अगेंस्ट भी कर सकता है। शायद तुम उसको लात मार के निकाल दो, तुम मेरे इतने कमजोर ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट है। फिर प्रीएम्पशन, मनी से रिलेटेड डिस्प्यूट, पैसे वसूलने, मैंने उधार दिया, मैंने आपको पैसे उधार दिए, आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए। फिर प्रीएम्पशन से रिलेटेड झगड़ा हो सकता है। व्हाट इज प्रीएम्पशन? बच्चों प्रीएम्पशन से रिलेटेड झगड़ा भी हो सकता है। प्रीएम्पशन, व्हाट इज प्रीएम्पशन? प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि जिसके पास ऑलरेडी, मतलब जिस इंसान का अधिकार है, जिस इंसान का क्या है? अधिकार है, वो अधिकार उसी इंसान को मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की डेथ होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए लीगली? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना चाहिए। बट मान लीजिए किसी इंसान की डेथ हुई है कोई, और उस डिसीज्ड इंसान की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और इंसान ने क्या किया है? कब्जा किया है। तो उसके घर वाले जो हैं वो कोर्ट जा सकते हैं। प्रीएम्पशन का मतलब होता है पहला राइट। प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है? पहला राइट। जैसे प्राइवेट कंपनी आप सबको पता है, प्राइवेट कंपनी में शेयर किसको मिलते हैं? प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं?
किसको ट्रांसफर हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर को ही। तो हमेशा याद रखना, प्राइवेट कंपनी के हर एक शेयर होल्डर के पास, प्राइवेट कंपनी के हर एक शेयर होल्डर के पास प्री एम्प्शन का राइट होता है। प्री एम्प्शन का राइट मतलब कि जब भी शेयर ट्रांसफर होंगे, जब भी क्या होंगे, तो वो ट्रांसफर शेयर किसको मिलेंगे? उनमें से ही किसी एक को मिलेंगे, पर किसी नए इंसान को नहीं मिलेंगे। सो प्री एम्प्शन का मतलब आपका जो राइट है वो आपको ही मिलना चाहिए। तो बच्चों, ये सारे केसेस के जो भी झगड़े हैं, ये कौन से मैटर के झगड़े होते हैं? ये सिविल कोर्ट में जाते हैं, ठीक है? ये सिविल नेचर के डिस्प्यूट है। कौन से नेचर के डिस्प्यूट है? और यहां पे आपको रेमेडी क्या होती है? आपको या तो इंजंक्शन मिल जाएगा, या फिर क्या मिल सकता है? डैमेजेस। डैमेजेस क्या है? कॉम्पनसेशन क्या है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डोंट आस्क मी डिफरेंसेस। मैंने फॉर जिसको नहीं पता, फर्स्ट लेक्चर जाके चेक करेगा। फर्स्ट लेक्चर में आई डिड नॉट टीच एनीथिंग न्यू। मैंने क्या किया था? सिर्फ आपको मीनिंग्स बताई थी, जो भी वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एक मिनट। तो सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स में जेल वगैरह भेजने की बात होती है क्या बच्चों? सिविल नेचर के डिस्प्यूट में क्या जेल वगैरह भेजने की बात होती है? नहीं। सिर्फ काम किसे चल जाता है? इंजंक्शन, डैमेजेस या फिर पेनल्टी। अच्छा, फाइन लगाते हैं कि नहीं लगाते? फाइन नहीं आता। सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स में फाइन नहीं आता। फाइन इज व्हाट? सिविल और क्रिमिनल। फाइन सिविल है या क्रिमिनल है? क्रिमिनल है। वेरी नाइस। तो बच्चों, ये हो गए सिविल नेचर के डिस्प्यूट, ठीक है? अब सिविल नेचर के डिस्प्यूट में कोर्ट भी अलग अलग होते हैं। सिविल नेचर के डिस्प्यूट में क्या होते हैं? कोर्ट्स भी अलग अलग होते हैं। अच्छा, अपने देश में सिविल नेचर के डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल नेचर के डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं? हाँ, अपने देश में सिविल नेचर के डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं या क्रिमिनल नेचर के डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं? सॉरी। यस, आदित्य, ईशान, याचना। अपने देश में सिविल नेचर के वैष्णवी, कमल लोचन, मानवी, बेटा सिविल के लफड़े ज्यादा होते हैं, क्रिमिनल के लफड़े ज्यादा होते हैं? सिविल 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 सिविल, सब लोग एक ही साइड। सिविल सिविल सिविल। चलिए, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब न्यूज सुनते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं सिविल के? सिविल से रिलेटेड कितने डिस्प्यूट्स होते हैं? अच्छा, एक दिन में कॉमन सेंस लगाओ, एक दिन में चोरियां ज्यादा होती हैं या जमीन से जुड़े हुए विवाद ज्यादा होते हैं? कॉमन सेंस लगाओ। चोरियां ज्यादा होती हैं। सिविल नेचर के डिस्प्यूट करने के लिए ना थोड़ा सा दम चाहिए। मुझे तेरी जमीन पे कब्जा करना है ना, तो मेरे पास गट्स होना चाहिए, मेरे पास भी तेरी जमीन के पेपर होने चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे आपका राइट ऑफ प्रीएम्पशन छीनना है, तो मेरे को ये साबित करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सिविल नेचर के क्राइम नहीं होते। जापान में सिविल नेचर के क्राइम ज्यादा होते हैं, मतलब सिविल नेचर के ऑफेंस ज्यादा होते हैं जापान में। लिटरेट लोग हैं, समझदार लोग हैं। इंडिया में अभी भी ऑप्शन सेम रखोगे या चेंज करना चाहोगे जितने सिविल वाले थे? इंडिया में सिविल नेचर के क्राइम ज्यादा हो, सिविल नेचर के रॉन्ग्स ज्यादा होते हैं, या क्रिमिनल नेचर के क्रिमिनल ज्यादा होता है? यस, नाउ एवरीवन हैज चेंज्ड देयर आंसर। यस बच्चे, कोई भी कंट्री हो, जितने भी ये डेवलपिंग नेशन है, जितने भी अनडेवलप्ड नेशन है, यहां पे हमेशा क्या होता है? क्रिमिनल ऑफेंस ज्यादा होते हैं। जितने भी डेवलप्ड नेशन है वहां पे क्या होंगे? ऐसा नहीं, वहां पे भी क्रिमिनल ज्यादा होंगे, बट गैप बहुत कम होगा। गैप बहुत। अपने यहाँ पे 25 क्रिमिनल नेचर के होते हैं तो 2 या 3 सिविल नेचर के होते होंगे, ठीक है? राजू नहीं है एज यूजुअल। चलिए, तो बच्चों, दिस इज द थिंग, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? अब बच्चों, हमारे देश में क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स को अलग अलग किया है, राइट? सिविल कोर्ट्स को और क्रिमिनल कोर्ट्स को क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया। इनफैक्ट सीपीसी 1908 किससे डील करता है? ये सिविल केसेस से डील करता है। और सीआरपीसी
1973 ये किससे डील करता है? ये क्रिमिनल केसेस से डील करता है। ठीक है, सीपीसी और सीआरपीसी ये दोनों अलग अलग क्या है हमारे देश में लॉस बने हुए हैं। अब सीपीसी के अंदर बच्चों क्या है? सीपीसी के अंदर क्या बनते हैं? सीपीसी के अंदर क्या बनते हैं? सिविल कोड्स बनते हैं। सीआरपीसी के अंदर क्या बनते हैं? क्रिमिनल कोड्स बनते हैं। ठीक है, अब यहां पे याद रखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों क्या होते हैं? सिविल और क्रिमिनल केस के लिए अलग अलग होते हैं या हाई कोर्ट एक ही होता है? हाई कोर्ट एक ही होता है, मतलब हाई कोर्ट के पास सिविल नेचर की पावर भी है और हाई कोर्ट के पास सिविल पावर्स भी हैं और हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल पावर्स भी हैं। हाई कोर्ट अलग अलग होते नहीं। हाई कोर्ट के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनके नीचे होता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट या फिर सिटी सिविल कोर्ट। पता है कचहरी वगैरह बोलते हैं, कोर्ट कचहरी, कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बाकी सिटी सिविल कोर्ट, स्मॉल कॉजेस कोर्ट ये बेसिकली क्या होती हैं? कचहरियां होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये कचहरी बोलते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, उसके बाद कई कई स्टेट्स ऐसे हैं, जहां पे ये दो टाइप के कोर्ट नहीं होते। वहां पे क्या होता है? वहां पे सिविल जज होता है, जूनियर डिवीजन। कौन सा डिवीजन का? सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है किसका? ये बेसिकली सिविल कोड का स्ट्रक्चर होता है जो किसके अंदर एस्टैब्लिश होते हैं? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर एस्टैब्लिश होते हैं। इज एवरीवन विद मी? वेरी नाइस। क्रिमिनल केसेस, अब मैं कौन से केसेस की बात कर रहा हूं? नाउ आई शैल बी टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल केसेस। अब ये क्रिमिनल केसेस हम कहां पे पढ़ेंगे? सीआरपीसी 1908 में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी 1973 में पढ़ेंगे सीआरपीसी 1973। इसके अंदर बच्चों हाई कोर्ट तो सेम ही होता है, इसके नीचे होता है सेशंस कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, या फिर उसके नीचे होता है असिस्टेंट सेशन जज, फिर इसके नीचे होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके नीचे होता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसके नीचे होता है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, वहां पे फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन दुनिया भर के होते हैं। सो ज्यादा लंबा स्ट्रक्चर कहाँ का है? क्रिमिनल कोर्ट्स का, राइट? अपने इंडिया में एक नॉर्मल ट्रेन में कम से कम 25 डब्बे होते हैं, कम से कम 25। ठीक है, नॉर्वे नीदरलैंड में एक नॉर्मल ट्रेन में 10 डब्बे होते हैं। क्यों? अपने यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। अपने कंट्री का प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी कंट्री का प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन कम हो रही है। नॉर्वे, नीदरलैंड, इनफैक्ट आपको पता है ना भविष्य में ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ इंडिया ही बचेगा, बाकी सारी कंट्रीज खत्म हो जाएंगी। अपने यहाँ जितने मरते हैं, कोई बोल रहा था कोरोना से 2 लाख लोग मर गए। 2 लाख हो सकता है चले गए हों, बट केनाई से बहुत सारे लोग क्या हो गए, नए भी आ गए। पता नहीं बच्चों, बट आई सीरियसली थिंक कि कोरोना ने बहुत ज्यादा हम लोगों को नुकसान कर दिया है। लाइक बहुत भयंकर। जोक्स अपार्ट, मजाक अपनी जगह है, बट कोरोना ने हम सब लोगों को इतने बड़े जख्म दे दिए हैं कि शायद जिनकी भरपाई जीवन में कभी ना हो पाए। हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपने को खोया है, और अपने एक दो नहीं, मेरे 4 रिश्तेदार गए हैं, वेरी क्लोज। मतलब मेरे सगे फूफा जी गए हैं, सगे मासा जी गए हैं, यस। मेरे कई स्टूडेंट्स ने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया है, किसी ने चाचा को खोया है। सो ठीक है, अपन अपनी जगह मजाक रख सकते हैं, बट दिस इज सीरियसली, मतलब क्या ही बोल सकते हैं बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको भगवान को लाख शुक्रिया देना चाहिए कि यार हम लोग जिंदा बच गए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बच्चों, मतलब कोरोना ने ये सिखा दिया है कि यू नो your health, your family, the table, the food on the table, it really counts.
आपके सर पे छत है, क्योंकि हम लोग झगड़ा किसी के ऊपर करते थे कि यार मेरा घर छोटा है, मुझे बड़ा घर चाहिए। बट कोरोना ने ये सिखा दिया कि बेटा तेरे पास घर है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और कोरोना ने सीएस जैसे कोर्सेज की और वैल्यू बढ़ाई है, क्योंकि किसी भी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी कम हुई होगी, बट निकाला किसी को भी नहीं है। बाकी इंजीनियर तो थोक के भाव में निकले हैं बच्चों। और एजुकेशन की वैल्यू भी कोरोना ने बताई है। इफ यू आस्क मी एज अ टीचर, मैं यही बोलूंगा कि कोरोना ने क्या दिखाया है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एजुकेशन। बच्चों एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है ये भी आपको कोरोना ने दिखाया है बच्चों। एनीवे, सो ये हो गए सिविल कोड्स। ये कौन से कोड्स हो गए? सिविल कोड्स और क्रिमिनल कोड। नॉर्वे में मैं बोल रहा था कि वहां पे 10 डब्बों की ट्रेन होती है, इंडिया में 25 डब्बों की ट्रेन होती है। क्यों? पॉपुलेशन अपनी ज्यादा है, सेम। सिविल कोड कंपैरेटिवली कम है, क्रिमिनल कोड्स बहुत सारे हैं। क्यों? क्रिमिनल केसेस भी क्या होते हैं बच्चों? क्रिमिनल केसेस भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, वेरी नाइस। नाउ बच्चों ध्यान देखिए, और बच्चों अपन लोग चूंकि फेस टू फेस क्लासेस में, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, बट फेस टू फेस क्लासेस में अपन लोग अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप सबको पता है। तो संडे को विल ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ रन, कि we will run for 5 kilometers, 10 kilometers, 15 kilometers. We'll start with 5 kilometer. Let's see. मर मत जाना दौड़ते दौड़ते। सर मैं मर रही हूँ। अरे बेटा रुक रुक, मैं आ रहा हूँ। सर बहुत आगे है। सर बेचारे जब तक पीछे आए तो तुम्हारे माँ बाप मेरे को वहीं से दो, वहीं से तुम्हारे पापा मम्मी चाकू लेके निकलेंगे, इस कुत्ते को मार डालेंगे, आज नहीं बचेगा। ठीक है, मर वर मत जाना बच्चों, कोरोना के बाद ऐसा फटती है ना बच्चों। एनीवे, मैं भी जब घर से निकलता हूँ तो अपनी बेटियों को, दोनों बेटियों को बहुत प्यार से देख के निकलता हूँ बच्चों की। निकल रहा हूँ, वो कोरोना में ऐसे ऐसे वीडियो है ना जहाँ पे एक बाप अपनी बेटी को ऐसे गोदी में लेके बैठा है, क्या? और कितने वीडियोस आए हैं। वो एक महाराष्ट्र का एक वीडियो आया था, ढाबे में पति पत्नी बैठे हैं, पत्नी कुछ पति को गाली दे रही है हमेशा की तरह, जो हर पत्नी करती है। पति सुन रहा है, हाँ 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 हाँ। तुम लोग हंस रहे हो यार। कोरोना था, पति को वो जज नहीं हुआ, तो उसका ऑक्सीजन, उसको हार्ट अटैक आया ना, कोरोना के चलते हार्ट अटैक भी बहुत आए। सो बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं भी अपनी बेटियों को बहुत देख तक के आता हूँ। अभी साला वैक्सीन तो लगा नहीं है, कहीं अपन भी लेक्चर ले रहे हैं और मेरे ख्याल से सिम्टम अपने को दिखेगा नहीं। अपन जानवर लोग हैं, टेस्ट वेस्ट आता नहीं तो भी अपन टेंशन लेते नहीं है कुछ, अपने को लगता है घर पे खाना ऐसे ही बनता है। तो बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी एकदम देखता क्या आता हूँ कि भाई वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, देख देख लूँ अच्छे दोनों बेटियों, खासकर छोटी बेटी को तो मैं बहुत अच्छे देख के आता हूँ। एनीवे, सो बच्चों ये बेसिक चीजें जो थी, जो मैंने आपको पढ़ाई है, वो बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? सो हम यहाँ पे किससे डील करने वाले हैं बच्चों? वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट बेटा? हम यहाँ पे डील करने वाले हैं सिविल केसेस। तो एंटायर फॉर नेक्स्ट 6-7 डेज, अगले 6 से 7 दिनों के लिए क्या होगा? जो पूरा डिस्कशन होगा, that would be solely and solely focusing on what बेटा? सिविल केसेस। इज एवरीवन विथ मी? अच्छा, सिविल केसेस में हम क्या डील करने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे गलत हुआ, ये गलत हुआ। नो, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिविल कोड्स क्या क्या कर सकते हैं, सिविल कोड्स क्या क्या कर सकते हैं। दैट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज डिस्कशन। या 6-7 दिनों के जो भी अपने डिस्कशन है, उनमें हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं। चलिए ना बच्चों ध्यान सीखते हैं। चलिए बच्चों, जितना मैंने पढ़ा है सबको क्लियर है? इधर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, इज एवरीवन क्लियर विथ व्हाटएवर वी हैव कवर्ड? चल, दैट्स रियली नाइस। नाउ प्लीज सी हियर बच्चों, नाउ प्लीज सी हियर। नाउ I'll start now. अब I'll start with the definition जो सीपीसी में दी हुई है। अच्छा, सीपीसी में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? सीपीसी में 158 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस हैं सीपीसी में? कुल मिलाकर कितने सेक्शंस हैं? 158 सेक्शंस हैं। उसके बाद रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं,
और स्केड्यूल्स हैं। तो सीपीसी अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों, सीपीसी इज अ वेरी स्मॉल लॉ, जिसमें क्या है सिर्फ कितने सेक्शंस हैं 158, लेकिन उन सेक्शंस, वो सेक्शंस इनकम्प्लीट है। सेक्शंस के साथ में अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, ऑर्डर्स पढ़ने पड़ेंगे और स्केड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स और ऑर्डर का भी वही एप्लीकेबिलिटी है जो सेक्शंस का एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। नाउ तो ये सारा मिला के सीपीसी बनेगा। अब इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज cause of action. The very first definition under CPC that we will be studying is what beta? CPC के अंदर जो सबसे पहली definition हम पढ़ने वाले हैं that is on cause of action. Now what is cause of action? अच्छा, CPC में आपको ये पता है कौन होता है? प्लेंटिफ कौन होता है? Who is the plaintiff? जो केस फाइल करता है, जो शिकायत करता है। प्लेंट का मतलब क्या होता है? और टिफ का मतलब शिकायत करता है। जो व्यक्ति कोर्ट जाता है, जो व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिकायत करता। और शिकायत करता किसके खिलाफ शिकायत करता है? विरोधी पक्ष। हिंदी में प्लेंटिफ को वादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या बोलते हैं? वादी। और डिफेंडेंट को बोलते हैं प्रतिवादी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जितना मुझे जानकारी है। क्या बोलते हैं? वादी और प्रतिवादी बोलते हैं, ठीक है। सोचो जो लोग सीएस हिंदी में करते होंगे उनकी हालत कैसी होती होगी। वादी, प्रतिवादी, संपादी, पता नहीं कौन कौन से वर्ड होते हैं, अधिनियम, धारा, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। सो एनीवे, सो कॉज ऑफ एक्शन। सो बच्चों मैं ये बोल रहा था कि जब तो प्लेंटिफ कोर्ट में क्या फाइल करता है, तो प्लेंटिफ के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, प्लेंटिफ के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो प्लेंटिफ कोर्ट में क्या फाइल करता है? प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में क्या फाइल करता है? प्लेंट फाइल करता है। प्लेंट का मतलब क्या होता है? शिकायत। अच्छा, प्लेंट में क्या लिखते हो आप? व्हाट डू यू राइट इन प्लेंट? प्लेंट में आप शिकायत लिखते हो, बट शिकायत क्या है, क्या क्या हुआ है, और क्या क्या हुआ है को हम कानूनी भाषा में क्या बोलते हैं? फैक्ट्स। मैंने दुष्यंत सर को 19,000 रुपए की फीस दी थी। दिस इज व्हाट? फैक्ट नंबर 1। मैंने दुष्यंत सर को गूगल पे किया था। फैक्ट नंबर 2। दुष्यंत सर मुझे रोज व्हाट्सएप करते थे, बेटा कैसा है, खाना खाया, सुसु किया, पॉटी किया। हर बार, जितना मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को पूछती नहीं थी, दुष्यंत सर मुझे रोज 10 मैसेजेस करते थे। गुड मॉर्निंग बेटा, हैव अ ग्रेट डे बेटा। जितना जितना लालन पोषण, जितना लाड़ मेरे माँ बाप नहीं करते थे, बेटा यू आर दी बेस्ट। मेरे घर वाले तो मुझे कचड़ा ही बोलते थे। बट जिस दिन से मैंने दुष्यंत सर को गूगल पे किया है, उस दिन से सिंगल टिक ही है, डबल टिक तो आज तक हो ही नहीं। उसके बाद ब्लू टिक तो भूल ही जाओ। जब डबल टिक नहीं हुआ तो ब्लू टिक तो बहुत दूर की बात है। उस दिन से कोई मैसेज नहीं आया। दुष्यंत सर को मैंने कई बार पूछा, दुष्यंत सर मेरा कुरियर कब आएगा, मेरी क्लास। दुष्यंत सर गायब है। और फिर दुष्यंत सर का स्टेटस रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं कि बैंकॉक में है, छुट्टियां मना रहे हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ फोटो डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि शी इज माई बेस्ट स्टूडेंट। आज तो पूरा सिलेबस खत्म होगा। सो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। फिर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, दुष्यंत सर से हम रेगुलरली पूछ रहे हैं, सर बैंकॉक और पटाया की फोटोज डालते रह रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कम से कम पूना में तो नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? तो ये सब तुम लोग क्या डाल रहे हो बच्चों? ये सारे तुम लोग क्या स्टेट कर रहे हो? यू आर स्टेटिंग ऑल द फैक्ट्स। आप कोर्ट के सामने क्या कर रहे हैं? सारे फैक्ट्स बता रहे हैं। ये सुनो बच्चों, बच्चों कैन आई से, और अल्टीमेटली तुमने लिखा कि सर वी बिलीव दैट वी हैव बीन चीटेड बिकॉज इट्स 2 months since the time we have made the payment but we have not got any kind of class। हमको कोई क्लास नहीं मिला, हमको कोई कुरियर नहीं आया, स्टडी मटेरियल नहीं आया, और दुष्यंत सर का फोन नहीं लग रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। नाउ ये सारे फैक्ट्स क्या एस्टैब्लिश करते हैं बच्चों? क्या नहीं से ये सारे फैक्ट्स जो एक प्लेंटिफ मतलब बेचारा जो अग्री पार्टी है वही कोर्ट जाता है ना,
तो प्लेंटिफ जो भी फैक्ट्स डालता है कहां पे, प्लेंटिफ जो भी फैक्ट्स डालता है कहां पे, प्लेंट में, वो सारे फैक्ट्स क्या एस्टेब्लिश करने चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब रीजन फॉर अप्रोचिंग द कोर्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब बच्चों एक मिनट, अब बच्चों कोर्ट ने मेरे को क्या भेजा, समन भेजा। मैं तो घर पे था नहीं, लेकिन मेरे घर पे क्या आया, कोर्ट का, तुमने केस फाइल किया ना, कोर्ट का समन आया। और बच्चों पता है, अब मैं कोर्ट मैं तो, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया, टीचर तो नहीं बना पाए तुम लोग मुझे, बट तुम लोगों ने मुझे डिफेंडेंट जरूर बना दिया। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, स्टूडेंट ने ही लूट लिया अब घर अपने सरकार का। नाउ तो बच्चों डिफेंडेंट के लिए सबसे पहला डिफेंस क्या होता है पता है आपको? डिफेंडेंट डायरेक्टली क्या कर देता है, प्लेंटिफ के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। मैं डायरेक्टली अपने डिफेंस में, अच्छा डिफेंडेंट जो डिफेंस देता है उसको रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुमने प्लेंट फाइल किया, प्लेंट का जवाब मैंने किसके थ्रू दिया, डिफेंस के थ्रू, उस डिफेंस को क्या बोलते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। और डायरेक्टली मैंने क्या लिख दिया कि सर मेरे खिलाफ पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जो प्लेंट में जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे मैं क्या करता हूं, डिनाई करता हूं। कहानी खत्म, वापस से न्यूट्रल हो गया मामला। तुम लोगों ने फर्स्ट गियर लगाया, मैंने वापस से न्यूट्रल दबा दिया, 0। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों ने जो जो फैक्ट्स लिखे हुए थे उन सारे फैक्ट्स को क्या करोगे, तुम साबित करोगे कि सर हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तुम सारे प्रूफ दोगे, तुम और अच्छे से अपनी बात कोर्ट के सामने रखोगे। क्या पाने के लिए, न्याय पाने के लिए। और ऐसा करोगे कि दूसरी बार में मैं उसको क्या ना कर पाऊं, डिनाई ना कर पाऊं। सो व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन? फैक्ट्स जो कहां पे स्टेट किए जाते हैं, प्लेंट में स्टेट किए जाते हैं, जिनको अगर सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया तो तुम क्या करोगे, इन फैक्ट्स को क्या करोगे, प्रूफ करोगे। और ये क्यों प्रूफ करोगे, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, बिकॉज यू वांट व्हाट यू वांट इज, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। इज दैट क्लियर? सो ये क्या हो गया बच्चों, व्हाट दिस इज व्हाट बेटा, अरे इसको क्या बोलते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। मैं 1 मिनट में आया बच्चा, जस्ट कम इन अ मिनट। चलिए, सो कॉज ऑफ एक्शन एग्जाम में आ सकता है। अगर एक लाइन में कहूं तो रीजन फॉर अप्रोचिंग द कोर्ट, कोर्ट जाने का एक रीजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। बट एक लाइन में आंसर नहीं लिखना है, एग्जाम में काफी सारा लिखना है। सो यू कैन राइट कि जब प्लेंटिफ क्या करता है, जब प्लेंटिफ कोर्ट में क्या फाइल करता है, प्लेंट फाइल करता है। जब प्लेंटिफ कोर्ट में प्लेंट फाइल करता है तो वो अपनी प्लेंट में बहुत सारे क्या लिखता है, फैक्ट्स लिखता है। क्या लिखता है, बहुत सारे फैक्ट्स लिखता है, ठीक है। और वो जो फैक्ट्स हैं उनको डिफेंडेंट ने अगर क्या कर दिया तो प्लेंटिफ को उन फैक्ट्स को प्रूव करना होता है न्याय पाने के लिए। और ये जो फैक्ट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। साधारण भाषा में कॉज ऑफ एक्शन का मतलब वो फैक्ट्स हैं, वो सिचुएशन है, वो तथ्य हैं जिनके चलते आपको कोर्ट में जाना पड़ा। फैक्ट्स ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मतलब वो फैक्ट जिसने आपका काट दिया, जिसके कारण आपका कटा है और आप कोर्ट जाने के लिए क्या हुए हैं, बाध्य हुए हैं, ठीक है। नाउ
दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद बच्चों जैसे कि मैंने आपको सबको कल रात को एक मैसेज दिया था, कल मैंने बहुत सारा काम किया है। किसके ऊपर? नोट्स के ऊपर। कल मैंने 7 से 8 घंटे लगाए हैं सीपीसी को अपडेट करने में। हाँ, अब सीपीसी तो मेरा पहले से अपडेट है, मैंने पहले से पढ़ा रहा हूं, बट मैंने कल बच्चों मैंने बताया ना, लॉ और मैथ्स में बहुत डिफरेंस है। मैथ्स में 2+2+4 होगा, मतलब अगर मैं मैथ्स का प्रोफेसर होता तो मैं नोट्स को कितनी बार भी चेंज करने बैठता तो क्या होता? बट लॉ एक ऐसी चीज है, कल मेरी वाइफ भी मुझसे वही पूछ रही थी कि भाई तू करता क्या है, मतलब तेरे नोट्स तेरे को लगता है डिफेक्टिव है, तू जब देखो नोट्स ही चेंज करता रहता है। मैंने उसको यही एग्जांपल दिया कि मैथ्स में क्या होता है निधि, 2+2 क्या होगा, बट कानून ऐसा है कि अगर उसमें लिखा है कि दिस शैल नॉट बी डन, तो ये भले ही कानून में लिखा है दिस शैल नॉट बी डन, बट कोर्ट ने 5 ऐसे केसेस दिए हैं जहां पे इस चीज को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। सो आई नीड टू पुट और सीपीसी तो क्या है, सीपीसी आज मंडे है, आज भी कम से कम 5,000 केसेस चल रहे होंगे इंडिया के किसी ना किसी कोर्ट में, इतने सिविल कोर्ट से, और कम से कम 5,000 केसेस में से 2,000 केसेस में तो आज फैसला आएगा। तो वो 2,000 जो नए केसेस आ गए, वो भी अपने को 2,000 में से कम अपन 2 केस तो डाल सकते हैं। चलिए एनीवे, सो अब मैं आपके साथ बात करूंगा किसके बारे में। नाउ आई विल बी हैविंग अ डिस्कशन विथ यू ऑन डिक्री। सुना है कभी किसी ने डिक्री का नाम? तो 3 चीजें हैं, जैसे प्यार, इश्क और मोहब्बत। सर क्यों लिखा आपने ये गंदा वर्ड डिक्री ऑर्डर एंड जजमेंट? ना प्यार, इश्क और मोहब्बत, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट क्यों लिखा है मैंने? मैं कुछ और भी लिख सकता था, कमीने, कुत्ते, हरामजादे, ये भी लिख सकता था, बट मैंने प्यार, इश्क और मोहब्बत लिखा। अच्छा, प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये तीनों जो टर्म्स हैं वो आपस में मिलती जुलती है। हाँ, और तीनों को आप इंटरचेंजेबली यूज करते हो। मुझे तुमसे प्यार है तो मुझे तुमसे इश्क है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बोल सकते हैं। अरे हाँ, है ना, सेम हम लोग भी वही करते हैं। सिविल कोर्ट ने डिक्री पास की, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सिविल कोर्ट ने जजमेंट पास किया। ये तीनों भी जो टर्म्स हैं ये क्या है, मिलती जुलती टर्म्स हैं और इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। इंटरचेंजेबल मतलब हम आपस में एक दूसरे की जगह पे एक दूसरे को यूज कर लेते हैं, बट अगर कायदे से देखा जाए तीनों टर्म्स में क्या है, तीनों टर्म्स में क्या है, डिफरेंस है। डिक्री अलग है, ऑर्डर्स अलग हैं, और जजमेंट भी क्या है, अलग है। एग्जैक्टली, तीनों ही टर्म्स क्या है, अलग अलग है। और यकीन मानना कि एग्जाम में इन तीनों से एक क्वेश्चन आता है, नहीं भी आए तो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पढ़ाना है और तोड़ के पढ़ाना है मुझे, ठीक है? तुम लोग जब लॉ पढ़ोगे ना आगे जाके, सीएस के साथ एलएलबी तो करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। तो जब आप लोग किसी ने डाउट पूछा तो मारूंगा, मैं एक वर्ड बोलूंगा कि सीएस के साथ एलएलबी करना चाहिए, वहां पे चालू हो जाता है, सर एलएलबी कौन से कॉलेज से करें, सर एलएलबी एक्सटर्नल कर लें तो कैसा रहेगा, सर एलएलबी मस्ट है, सर मेरे को तो सिर्फ सीएस करने का है। मैं फेंक के मार दूंगा यहाँ पे अगर किसी ने पूछो ना। इधर देखिए, सो मैं ये कह रहा था कि whenever you'll pursue law, सीपीसी मेरे से ऐसा पढ़ लेना कि वहां पे आपको वापस से दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। हालांकि सीपीसी आपका एक सब्जेक्ट होता है 100 मार्क का, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा पार्ट, लेकिन ये थोड़े से पार्ट के आधार पे मेक योर सीपीसी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? सो बच्चों मैं सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में, डिक्री के बारे में। किसके बारे में बच्चों? सो आई विल टेल यू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डिक्री, व्हाट डिक्री इज, डिक्री कितने टाइप की होती है, कब पास होती है, कैसे पास होती है, उन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है? सो सबसे पहले डिक्री के केस में याद रखना, डिक्री इज नथिंग, इट इज अ formal expression of court. Now what is formal expression of the court? Now but what is formal expression of court?
फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। मुझे फॉर्मली, फॉर्मल शब्द पता है? फॉर्मली अभी किसी सिम्बा पुणे के किसी कॉलेज, बहुत बड़े मैनेजमेंट कॉलेज है, मुझे बोला कि सर हमारे यहाँ पे एमबीए के बच्चों को कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाओ। मैं पढ़ा दूंगा। मतलब पैसा कितना दोगे? तो बोलते 5,000 रुपीज पर आवर। मैं चलेगा, फेयर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगा पढ़ाने के लिए। अब प्लस कन्वेंस अलग, आने जाने का जो मेरा ड्राइवर का खर्चा है या जो भी है वो अलग। ड्राइवर तो मैं खुद ही हूँ, ड्राइवर का खर्चा भी ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने बोल दिया कि मेरे पास ड्राइवर है, तो उन्हें ड्राइवर का खर्चा लग देते हैं। पुणे के कुछ टॉप कॉलेजेस, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि सर आपको फॉर्मल पहन के आना पड़ेगा। मैं बोला ओके, निकलता हूं मैं। व्हाट विल हैव टू वेयर इज फॉर्मल, प्रॉपर टाई, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, जूते। कौन खरीदेगा बच्चों? 5,000 रुपए के लिए एक लेक्चर है बस, वीक में एक लेक्चर, वो भी पहला लेक्चर कंफर्म है। उसके बाद मेरे जब ये रिव्यू देखेंगे दूसरा लेक्चर तो मेरे को लेने देंगे नहीं। उनको चाहिए एकदम इंग्लिश में फॉर्मली, एकदम ऐसे खड़े होके पढ़ाओ। अपन नहीं पढ़ा सकते, अपन जब तक क्लास में 4-5 ऐसा ना करें अपना मन नहीं लगता। थोड़ा हंसाएं, किसी की बजाएं, तो वो दूसरा लेक्चर तो मेरे को लेने देंगे नहीं। तो मेरा फॉर्मल ही का खर्चा ही हो जाएगा 7-8 हजार रुपए का, तो चला मैं 5,000 रुपए के लिए क्यों जाऊं? एनीवे, सो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट मतलब, कैन आई से कोर्ट अपनी सील लगाकर, सील लगाकर एक फॉर्मल वे में, एक प्रोसीजर के तहत क्या करता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? बताना, एक्सप्रेस करना। यस और नो? सो कोर्ट क्या करता है बच्चों? व्हाट डज द कोर्ट डू? कोर्ट क्या करता है? फॉर्मली लिखकर क्या करता है? डिक्री देता है। ठीक है। सो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, डिक्री इज व्हाट? डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। बी, सेकेंड पॉइंट, डिक्री इज कंक्लूसिव इन नेचर। डिक्री इज व्हाट बेटा? सेकेंड पॉइंट मैंने आपको लिखा है, डिक्री इज कंक्लूसिव इन नेचर। व्हाट इज कंक्लूसिव इन नेचर? मतलब डिक्री पास करने के बाद, एक मिनट, पहला तो दिस इज व्हाट बेटा? पहला दिस इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। डिक्री इज फॉर्मली, कोर्ट एक फॉर्मल वे में एक प्रोसीजर के तहत डिक्री पास करेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इट्स कंक्लूसिव इन नेचर। कंक्लूसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? सॉरी, फाइनल है। अच्छा एक बात बताओ, मेरा कंक्लूसिव लेक्चर कब होगा जेआईजीएल का? है अबे 8 बजे नहीं बे, फिर तो मैं ऐश करता कल से। जिस दिन मेरा जेआईजीएल का सिलेबस क्या होगा, खत्म होगा, दैट लेक्चर वुड बी अ कंक्लूसिव लेक्चर, राइट? सो डिक्री इज कंक्लूसिव इन नेचर का मतलब केस के शुरुआत में या केस खत्म होने के बाद? यस, डिक्री पास करने के बाद, डिक्री के बाद केस खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। In one case, only one decree is passed. एक केस में, एक केस में एक ही डिक्री पास होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो संगीता बेटा, बिल्कुल सही याचना। एक केस में क्या होगी? ऑब्वियसली जिस जिस मेरा कंक्लूसिव लेक्चर क्या होगा? मेरा फाइनल लेक्चर, जेआईजीएल का लास्ट लेक्चर मैं कितनी बार लूंगा? लास्ट लेक्चर एक ही बार होगा ना बच्चों। कई लोग बोलते तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, उनकी जबान काट देनी चाहिए, पता है? मैंने आज तक अपनी वाइफ को नहीं बोला, ये बोला है कि तुम मेरा पहला प्यार हो। अब भोली भाली बेचारी, कभी पूछा नहीं कि पहली के बाद कंक्लूसिव प्यार
नहीं हो। अरे मजाक करो बाबा, कंक्लूसिव भी है, अभी तक तो है कंक्लूसिव, बट कैन आई से कंक्लूसिव मीन्स व्हाट बेटा? कंक्लूसिव का मतलब होता है लास्ट। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? सो बच्चों, इन वन केस ओनली वन डिग्री इज पास। इज एवरीवन विद मी? श्योर? वेरी नाइस। सो क्या मैं बोल सकता हूं डिक्री बेसिकली कोर्ट का एक निर्णय है? कोर्ट का एक ऐसा निर्णय है जिससे केस क्या हो जाता है? बच्चों, क्या डिक्री को मैं एडजुडिकेशन भी बोल सकता हूं? एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? फैसला बोल सकते हो, डिसीजन बोल सकते हो। तो डिक्री इज व्हाट बेटा? डिक्री इज बेसिकली एन एडजुडिकेशन। और हमेशा याद रखना, डिक्री जो है इट एंड्स द कंट्रोवर्सीज। हाँ या ना बच्चों? डिक्री किससे किसको खत्म कर देती है? कंट्रोवर्सीज को क्या कर देती है? जो भी कंट्रोवर्सीज मतलब जो भी पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बच्चों एक चीज याद रखना, हाँ, झगड़ा जो झगड़ा होता है, झगड़े को लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं? झगड़े को लीगल टर्म्स में क्या बोलते हैं हम? इशू। इशू इशू का मतलब ध्यान देखो, आदित्य ने जब मेरे खिलाफ प्लेंट की थी, आदित्य ने जब मेरे खिलाफ क्या की थी, तो उसने एक फैक्ट बोला था कि दुष्यंत सर सिलेबस खत्म नहीं करे हैं। यस और नो? दिस वाज व्हाट? दिस वाज अ फैक्ट। दुष्यंत सर till now has not completed the syllabus. That was a fact. क्या ये चीज दुष्यंत जन ने एक्सेप्ट की या इसको डिनाई कर दिया? मैंने बोला नो सर, आई हैव फिनिश्ड द सिलेबस। ही इज रॉन्ग, ही इज लाइंग, माय सिलेबस इज कंटिन्यूइंग। तो जिस फैक्ट के ऊपर क्या है, आपने फैक्ट स्टेट किया, आपने फैक्ट कहा, आपने एक फैक्ट बताया, सामने वाली पार्टी ने उस फैक्ट को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया, डिनाई कर दिया? डिनाई कर दिया मतलब अस्वीकार कर दिया, तो वो क्या बन गया बच्चों? दैट फैक्ट बिकम्स इशू, या आप इसको कंट्रोवर्सी भी बोल सकते हैं। सो डिक्री जब पास होती है, इससे क्या हो जाता है बच्चों? डिक्री, यस, डिक्री फिनिशेस व्हाट इट फिनिशेस? ऑल टाइप ऑफ इश्यूज दैट आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। अच्छा, अब बच्चों डिक्री जो है, डिक्री जो है बेसिकली एक होती है प्रीलिमिनरी डिग्री, और दूसरी होती है कौन सी डिग्री? फाइनल डिग्री। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिग्री। एक और टाइप होती है, वो मैं बाद में बताता हूं। अभी के लिए फिलहाल में कितनी टाइप की डिग्री होती है? दो। एक कौन सी डिग्री होती है? एक होती है प्रीलिमिनरी डिग्री, और एक होती है फाइनल डिग्री। बेसिकली जब कोर्ट कुछ राइट्स के ऊपर फैसला सुना देता है, और बाकी के राइट्स के ऊपर फैसला कब सुनाएगा? बाद में सुनाएगा। तो आपने कोर्ट से 3 राइट्स मांगे। कितने राइट्स मांगे? कोर्ट ने आपको कितना राइट ग्रांट कर दिया है? एक राइट ग्रांट कर दिया है। हमेशा याद रखना, डिक्री के थ्रू राइट्स मिलते हैं पार्टीज को। डिक्री के थ्रू क्या मिलते हैं? तो कोर्ट ने आपको कितना राइट ग्रांट कर दिया है? लेकिन ये बाकी के जो 2 राइट्स हैं, इनके ऊपर फैसला अभी आएगा बाद में आएगा? बाद में। तो ये जो एक राइट है ना जिसके ऊपर फैसला सुना दिया है, इसको क्या बोलते हैं? समझा क्या? सो कोर्ट से आपने कितने राइट्स मांगे थे? 3 राइट्स मांगे थे। कोर्ट से प्लेंटिफ ने 3 तरीके के राइट्स मांगे थे। प्लेंटिफ ने कोर्ट से 3 तरीके के राइट मांगे थे, और कोर्ट ने आपको कितने राइट दे दिए? कोर्ट ने आपको एक राइट दे दिया है। नाउ व्हाट दिस राइट बिकम्स? और बाकी के 2 राइट्स कोर्ट आपको कब देगा? जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी तब। इसको क्या बोलते हैं अपन?
जो एक नहीं, जो एक राइट अभी आपको मिला ये कौन सा है? अच्छा, क्या ये प्रीलिमिनरी डिग्री फाइनल डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है? आई डोंट थिंक सो। प्रीलिमिनरी डिग्री भी कोर्ट का क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है। और जिस लिए या जिस मैटर पे आपको क्या मिला है? प्रीलिमिनरी डिग्री मिला है, वो मैटर आपका राइट है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। प्रीलिमिनरी डिग्री तीन में से आपको एक के ऊपर प्रीलिमिनरी डिग्री मिल जाए तो ये क्या है बच्चे बच्चे, क्या मैं बोल सकता हूं ये आपका अधिकार है? ये आपका क्या है? अधिकार है। ये मानना कि ये कोर्ट ने आपको राइट दे दिया है, टेम्पररी नहीं है, ये फाइनल है। ये क्या है? फाइनल है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने आपको तीन के तीन राइट दिए, तीन में से एक दे दिया है, बाकी के दो आपको कब मिलेंगे? दैट विल बी डिसाइड बाय द कोर्ट। वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये प्री, तो व्हेन द कोर्ट है, सुनो ध्यान से, व्हेन द कोर्ट हैज adjudicated on some matter, on some rights pending the other rights, कोर्ट ने कुछ राइट्स के ऊपर क्या कर दिया है? एडजुडिकेशन पास कर दिया है। एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन दे दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी डिग्री। और फाइनल डिग्री जब कोर्ट ने क्या कर दिया है? कोर्ट हैज मेड एडजुडिकेशन on all the matters. Is that clear? तो कोर्ट क्या पास कर देता है? लेकिन आप ये प्रीलिमिनरी डिग्री का आप ये मत सोचिएगा कि दिस इज टेम्पररी और ऐसा वैसा नहीं। प्रीलिमिनरी डिग्री क्या है बच्चों? अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में क्या है? कंप्लीट डिग्री है। बस ये तीन में से एक राइट के ऊपर बात करती है, और कोर्ट को लगता है ये राइट अभी दे सकते हैं, हमको फाइनल का वेट करने की जरूरत नहीं है, तीन में से एक राइट तो हम आपको जल्दी दे सकते हैं। तो कोर्ट क्या करता है? प्रीलिमिनरी डिग्री। अच्छा, अगर कोई पार्टी प्रीलिमिनरी डिग्री सेटिस्फाइड नहीं है तो डिग्री के खिलाफ हमेशा क्या हो सकती है? अपील भी हो सकती है। और क्या हो सकती है? व्हाट इज सेकंड अपील? फॉर एग्जांपल डिसीजन किसने दिया था? सिटी सिविल कोर्ट ने, सबसे नीचे वाला कोर्ट। सिटी सिविल कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप कहां जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप कहां जाते हैं? तो ये हाई कोर्ट में जो, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपील हुई है ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपील हुई है दिस इज फर्स्ट अपील ना। और हाई कोर्ट में जो अपील हुई है इसको क्या बोलते हैं अपन? सर सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होगी उसको थर्ड अपील बोलेंगे? नो, दैट विल बी कॉल्ड एज अपील टू सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है उसको सेकंड थर्ड फिफ्थ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर? श्योर? बोल। वो डिसाइड करता है, डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाई कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप डायरेक्टली अपील नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग फॉर्मेलिटीज है, आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर हाई कोर्ट को क्या देना पड़ता है? एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये केस कौन ट्राई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ट्राई कर सकता है। ठीक है, वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। ठीक है, डोंट वरी, विल डिस्कस इट। तो यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, एक और डिग्री होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। थर्ड टाइप की डिग्री एक और होती है, कौन सी डिग्री होती है बच्चों? पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल मतलब इसमें दोनों के फीचर्स हैं। इसमें क्या है? दोनों के फीचर्स हैं, प्रीलिमिनरी के भी फीचर्स हैं और फाइनल के भी फीचर्स हैं। इसमें दोनों के फीचर्स हैं। अगेन सेम, कुछ मैटर्स डिसाइड हो चुके हैं और कुछ पे फैसला बाकी है। तो सर इसमें क्या करेंगे? पहले मतलब सेम, कितने मैटर हैं? तीन मैटर हैं। अब प्रीलिमिनरी में क्या हुआ था? तीन में से एक के ऊपर फैसला सुना दिया था और दो को क्या रखा था? दो को होल्ड पे रखा था, राइट? ये था प्रीलिमिनरी और ये दो थे फाइनल। लेकिन कोर्ट क्या करता है? मान लो कोर्ट एक साथ इन तीनों पे फैसला सुनाता है। कोर्ट क्या करता है? इन तीनों मैटर पे क्या करता है?
इन तीनों मैटर्स पे कोर्ट एक साथ फैसला सुनाता है, बट तीनों में से कोई भी मैटर, तीनों में से कुछ मैटर डिसाइड हो जाते हैं और कुछ मैटर होल्ड पे रख दिए जाते हैं। कोर्ट तीनों पे फैसला सुनाएगा, तीनों में से कुछ मैटर डिसाइड हो जाएंगे और कुछ मैटर क्या रख दिए जाएंगे। ये क्या हो गया, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। प्रीलिमिनरी और फाइनल में क्या डिफरेंस था? प्रीलिमिनरी में कोर्ट क्या करता है, तीन में से एक पे ही फैसला सुनाता है और ये दो को टच भी नहीं करता। और पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल में क्या होता है, कोर्ट फैसला तीनों पे सुनाता है, लेकिन तीनों में से एक को डिसाइड कर देगा और दो को क्या कर देगा, होल्ड पे रख देगा। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सो मैंने वो मेरे गांव में मेरी जमीन के ऊपर जो कब्जा करके बैठा हुआ था, आपको याद है मैं उसके खिलाफ कोर्ट किया था और मैंने कोर्ट से क्या मांगा था, दो चीजें मांगी थी। क्या मांगा था? इंजंक्शन मांगा था प्लस मैंने प्रॉफिट्स मांगा था, अगर आपको याद हो। मैंने कोर्ट से क्या मांगा था, उसके खिलाफ मैंने कोर्ट से दो रेमेडीज मांगी थी। जो व्यक्ति मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा था, मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट से दो रेमेडीज मांगी थी। पहला इंजंक्शन और दूसरा मैंने प्रॉफिट, राइट। अब ध्यान से देखना, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल क्या होता है और प्रीलिमिनरी और फाइनल क्या होता है। कोर्ट 25 तारीख को 25 जनवरी 2022 को डायरेक्टली उस इंसान को इंजंक्शन देता है कि तुझे उस जमीन से हट जाना है, कुत्ते के बच्चे। इज दैट क्लियर? तुझे उस जमीन से क्या करना है, हट जाना है। इंजंक्शन दे दिया कोर्ट ने। मैंने कोर्ट से पूछा कि सर मैंने प्रॉफिट का क्या करना है, कोर्ट बोलता नहीं, उसके ऊपर क्या करेंगे अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो मेरे दोनों राइट्स के ऊपर दी है, एक ही राइट्स के ऊपर दी है। तो ये क्या है, इसको मैं क्या मानूं, प्रीलिमिनरी या पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, क्या मानूं? व्हाट शुड आई कंसीडर इट एज, प्रीलिमिनरी या पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल? क्या ना, इसे मैंने दो मैटर के ऊपर मांगा था, कोर्ट ने सिर्फ एक ही मैटर के ऊपर डिसीजन दिया, दूसरे मैटर को तो कोर्ट ने अभी तक टच किया ही नहीं, इसको डाल दिया होल्ड पे। ये क्या हो गया बच्चों? एग्जैक्टली दिस इज प्रीलिमिनरी। वेरी नाइस एवरीवन, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। केस नंबर 1 खत्म, केस नंबर 1 खत्म। नाउ केस नंबर 2, मैंने कोर्ट से इंजंक्शन मांगा था और कोर्ट से क्या मांगा था, मैंने प्रॉफिट मांगा था। कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, कोर्ट ने क्या ग्रांट कर दिया, प्लस प्लस प्लस। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने इंक्वायरी ऑर्डर करी, किसके ऊपर, मैंने प्रॉफिट्स के ऊपर। कोर्ट ने क्या कर दी, इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। कोर्ट ने बोला कि मैंने प्रॉफिट 10,000 का जो दुष्यंत ने क्लेम किया है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। क्यों इंक्वायरी करेंगे, क्या दुष्यंत को 10,000 रुपए मिलना चाहिए? गांव की सूखी बंजर जमीन के ऊपर अगर कोई इंसान 1 महीने तक सोता है तो क्या 10,000 रुपए देना चाहिए या अमाउंट कम होना चाहिए? तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने देखिए, पहले वाले कोर्ट में कोर्ट ने सिर्फ एक ही मैटर के ऊपर एडजुडिकेट किया था, दूसरे वाले केस में कोर्ट ने क्या किया है, एडजुडिकेट किया है। एक मैटर पे या दोनों मैटर पे, दोनों मैटर पे एडजुडिकेट किया है। लेकिन एडजुडिकेशन से दोनों मैटर खत्म हो गए या एक मैटर खत्म हुआ है? एक मैटर खत्म हुआ है, बट दूसरा मैटर अभी भी क्या है, होल्ड पे। लेकिन कोर्ट ने एडजुडिकेट किस पे किया है, दोनों मैटर्स पे किया है। अब आप मुझे बताइए, ये वाली डिग्री ऑप्शन ए, ये डिग्री सिर्फ प्रीलिमिनरी है, ऑप्शन बी पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल है। बताइए मुझे एवरीवन, पक्का? कोर्ट ने दोनों मैटर को टच किया है, दोनों में से एक को रिजॉल्व किया है और एक को क्या कर दिया है, एक को होल्ड पे रखा है या एक में इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है।
So is everyone clear with the concepts that we have done today? चलिए, very nice. So थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे. आज कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, आज आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया. टच नोट्स तो आज खोले ही नहीं अपन ने, सिर्फ बकर ही करते रहे पूरे लेक्चर में. चलिए, cause of action. It means the facts that are stated in plaint by the plaintiff, and if these facts are denied, comma, the plaintiff will have to prove these facts. डिक्री. अच्छा, एक केस में एक ही डिग्री पास होती है, बट अगर प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री दोनों पास हुई है तो भी दो हो गई ना. प्रीलिमिनरी डिग्री भी कंक्लूसिव इन नेचर है, फाइनल डिग्री भी. ओए, एक केस में एक ही डिग्री पास होती है, बट अगर किसी केस में प्रीलिमिनरी डिग्री पास हुई है तो उस केस में दो डिग्री हो जाएंगी, एक प्रीलिमिनरी और एक फाइनल. इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट. Which is conclusive in nature. And in one case, one decree is passed. कब तक? Unless preliminary and final, both the decrees are passed in any case. When the court has, when the court adjudicates on some rights and keeps other rights on hold for some reason, in this case, court passes a preliminary decree. When the court adjudicates on all the matters, but disposes of some matters and keeps on hold, कुछ matters को निपटा देता है, some matters. In this case, the court passes partly preliminary and partly final decree. That's it. चलिए बच्चों, सो आज के लिए बस करेंगे.